तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा। अच्छा, स्टार्ट 50। करते हैं। जी। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे या 1 आवर लगेगा। ये ना ठीक है एक्चुअली हम मैडम। लोगों ने पुराना, जो लास्ट टाइम आप लोगों का पेपर हुआ था नवंबर 2025 का, वो कंपाइल किया हुआ है। तो बेसिकली मैं चाह रही थी कि एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से है। आपने रिटर्न दे दिया हुआ है? जी जी, क्लियर है रिटर्न। पिछली दफा दिया था आपने एग्जाम नवंबर वाला? नहीं नहीं मैडम, मैं MS हूँ। ये एमएस वाला ही है? हाँ, दिया था। चलें, फिर तो ये आपको स्टेशंस पता होंगे। एक्चुअली हम लोगों ने ये जो स्टेशंस है ना, ये रिकॉल से कंपाइल किए हैं। आपको ज्यादा ये बेहतर वही वाला आइडिया इस जिसमें तरह से है। लेप्रोस्कोपी और वो वाली चीजें हैं, वही है। हाँ, ये वही है। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम करें MSIMM का नवंबर 2025 का पेपर, ठीक है। सो हम्म। स्टेशन 1, इट्स अकॉर्डिंग टू द रिकॉल्स जो कि हमें स्टूडेंट्स ने दिए थे जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था, ठीक है। हम्म। स्टेशन 1 ये है कि 52 years ओल्ड है, शी इज पैरा 4, प्रीवियस 4 scars प्रेजेंटेड विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और उसकी हिस्टेक्टमी प्लान की गई। ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी सर्जन ने यूरिनरी लीकेज जो है ना वो ऑपरेटिव फील्ड में नोट किया। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? मैडम, यूरिटेरिक इंजरी। यूटेरिक इंजरी सस्पेक्टेड। हो, ठीक है। अच्छा, अब तो इसमें इन्होंने ये बता दिया ना कि यूरिन लीकेज हुआ है, इसके अलावा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। और क्या इस तरह से कुछ हो कि हमें पता लगे कि अच्छा ये यूरिटर इंजरी ही है? ऐसा क्या सिनेरियो में हो सकता है इसके अलावा? कैसे डायग्नोस करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैडम ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो एन्यूरिक हो सकती है उस टाइम हम्म इंट्रा ऑपरेटिवली। और अ, वही कोई साथ कॉम्प्लिकेशन दे देंगे, जैसे लेप्रोटमी है और एडियंस ही उसको बहुत ज्यादा। हम्म हम्म। और देखो, एक तो रेट्रोपेरिटोनियम पड़ा होता है ना, यूरिटर, जी ठीक जी है। तो जी। हम लोग अगर रेट्रोपेरिटोनियल जाके यूरिटर की पेरिस्टाल्सिस देखते हैं तो वो एब्सेंट हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम्म हमें हो सकता है कि यूरिटर की जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की हो वही विजुअलाइज हो हम्म जाए, या हेमेचूरिया आना हम्म शुरू हो जाए, ठीक है। या हमारे क्लैम में हो हम्म सकता है यूरिटर आ जाए और हमें उस टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये इस तरह से भी डायग्नोस हो सकता है इंट्रा, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक। सो डायग्नोसिस इज यूरिटेरिक इंजरी। डायग्नोसिस ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी एंड ऑपरेटिव साइंस क्या क्या है? एक तो जो मैंने बताया कि यूरिटर ट्रांसेक्शन जो है या लाइगेशन वो हमें विजुअलाइज हो सकती है। यूरिन लीकेज इन द ऑपरेटिव फील्ड, ठीक है। एब्सेंट यूरिटेरिक पेस्टाल्सिस, हेमेचूरिया, या यूरिटर कॉट इन लाइगेचर और क्लैम्प। सेकंड इसका जो क्वेश्चन था वो था कि कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। उसमें क्या हम करते हैं, यूरोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं ना, अगर हमें लगता है कि यूरिटर की इंजरी हो गई है या ब्लैडर की इंजरी हो गई है तो ऑन कॉल यूरोलॉजिस्ट होता है या सर्जन होता है, उनको हम बुला लेते हैं, वो सिस्टोस्कोपी करते हैं, या मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट होता है, वो करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो यूरिटेरिक ओरिफेस है ना, उधर से हम लोग जेट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव साइंस में क्या होगा? पोस्ट ऑपरेटिव जो है, अगर हमें मतलब नहीं पता लगा इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या साइंस होंगे? फ्लैंक पेन के साथ आएगी पेशेंट, ठीक है, कि फ्लैंक पेन है। फीवर हो सकता है, वेजाइना से यूरिन लीकेज की कंप्लेन कर सकती है, यूट्रो वेजाइनल फिस्टूला के साथ आ सकती है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा ऑन इमेजिंग। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का था डायग्नोसिस का, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का था कि यूरिटर रिपेयर के स्टेप्स बता दें, यही था। जी, यही था मैडम। अच्छा, यूरिटर रिपेयर के स्टेप्स किस तरह से बताने थे? स्टेप्स मतलब उन्होंने बेसिकली ये नहीं पूछे हुए थे कि एग्जैक्ट मुझसे, तो जो क्वेश्चन वहां पे मेंशन थे ना, एक तो यही था कि क्या है डायग्नोसिस, दूसरा ये था कि मुझसे जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंगली वो थे कि किस किस लेवल पे इंजरी होती है, वो जो 5 साइड्स हैं पेल्विक ब्रिम पे, यूट्राइन आर्टिकुलेशन पे, और हम्म यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के लेवल पे ये हो गया, और इंटरनल एलिगेशन के दौरान वो सारे थे, वो पूछे हुए थे। ये वाली स्लाइड। जी मैडम। अच्छा, इसमें ना वैसे वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए, जो जो यूरिटर की एंट्री के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने इसमें सारे डाल दिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब आप लोग एक दफा देख लो एक नजर, तो यूरिटर रिपेयर वाली इजीली आप लोगों का ये हो जाएगा स्टेशन, ठीक है।
स्टेप्स ऑफ यूरेटर रिपेयर क्या होता है? जब भी सपोज के ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी या ड्यूरिंग कोई भी प्रोसीजर आप लोगों का यूरेटर इंजरी हो गई और आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यूरेटर इंजर हुआ है, ठीक है। यूरेटर को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। अब जो डीवेटलाइज सेगमेंट था, ठीक है, उसको एक्सरसाइज कर देंगे और यूरेटर एंड को पकड़ के स्पैचुला से स्पैचुलेट ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। ओपनिंग बनाएंगे एक ब्लैडर में और उधर जाके हम दोबारा से रीइम्प्लांट करेंगे इसको, यूरेटर को, ठीक है। इसके अंदर अब ये मैं दिखाती हूँ, ये एक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ से ये इंजरी हुई, इसको हम लोगों ने जो डिविटलाइज्ड सेगमेंट था इसको कट करके और इसको हम लोगों ने स्पैचुला से पकड़ा है और इसको हम जो है ना वो ले आए हैं नियर टू इट, ठीक है। ये हम लोगों ने बीच में जे जो स्टंट होता है वो डाला है, ठीक है। इंसर्ट किया डबल जे स्टैंड अलॉन्ग विद गाइड वायर, ठीक है। गाइड वायर जो है ना वो हम ऊपर भी डालते हैं और नीचे भी डालते हैं, जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया ना कि इसको ऊपर भी डाला हुआ है और नीचे भी डाला हुआ है, दोनों एंड्स में। क्यों डालते हैं दोनों एंड्स में? इसलिए डालते हैं ताकि जो इसके कर्व्ड एंड्स हैं ये दोनों स्ट्रेट रहें, ठीक है। और जब हम इसको रिमूव करते हैं ना आफ्टर 3 to 4 वीक्स, तो उसमें माइग्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी वो अच्छा जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। जो हम इसमें सुचर यूज करते हैं वो वाइक्रल 4-0 होता है ज्यादातर। और उसके बाद हम जहाँ से हमने ब्लैडर की ओपनिंग के साथ इसको वो डाला था वहां से हम ब्लैडर को क्लोज करते हैं और उसको वाटर टाइट रिपेयर करते हैं और ड्रेन भी डालते हैं, ठीक है। ये परफॉर्म करने के लिए भी आ सकता है, इजी है, ठीक। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन वॉज कि जो है ना हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे इंजरी को, यूरिटर की इंजरी को ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। सबसे पहले तो हम हाई रिस्क पॉइंट्स में वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। यूरिटर क्लोजेस्ट किधर होता है? इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट पे, ठीक है, या उस जगह पे जहां पे यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करी होती है कार्डिनल लिगामेंट को, ठीक है। सो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं, ये जो पिक्चर है ना इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला अगर पॉइंट देखें जहां पे आ, जो पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम वाली जगह पे इंजरी होती है ड्यूरिंग डायसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पेल्विक मैस है या कोई एडियन है और उसको हम लोग जो है सेपरेट करें, तो यहाँ पे इंजरी हो सकती है पेल्विक ब्रिम वाली साइड पे। सेकेंड इंजरी जो है वो हमारी होती है इस जगह पे जब हम लोग लिम्फ नोड डायसेक्शन करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लिम्फ नोड डायसेक्शन। और जो थर्ड इंजरी है ये हमारी यूट्राइन आर्टरी वाली जगह पे होती है, यहाँ पे जो है यूट्राइन आर्टरी पड़ी होती है और जब हम इसको लाइगेट करते हैं तो यहाँ पे यूरेटर की इंजरी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी फोर्थ इंजरी है वो यहाँ पे होती है जहाँ पे ब्लैडर या वेजाइना की डायसेक्शन कर रहे होते हैं। सो जो मेन पॉइंट है वो बेसिकली ज्यादातर जो हमारी इंजरी होती है दैट इज इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के पास, ठीक है। So most common site of operative injuries to the ureter during routine abdominal hysterectomy या adenexectomy pelvic brim पे है, ठीक है, जहाँ पे यूरिटर्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? beneath the infundibulopelvic ligament। दूसरी कॉमन लोकेशंस कौन सी हैं जो मैंने भी बताई कि आइलिक आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है, विद इन द कार्डिनल लिगामेंट एट द लेवल ऑफ इंटरनल सर्वाइकल ऑस, जहाँ पे यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करी है यूरिटर को, ठीक है। एक पेल्विक ब्रिम हो गया, दूसरा वो हो गया यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करती है यूरिटर को, वहां पे हो सकती है। और उसके अलावा एंटीरियर लेटरल फॉर्निक्स ऑफ विजाइना, जो मैंने बताया कि हम ब्लैडर को या विजाइना को सेपरेट कर रहे होते हैं, उस जगह पे भी यूरिटर की इंजरी हो सकती है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स को पूछ सकते हैं कि कैसे अवॉइड करते हैं। एक तो ये है कि हमें अच्छी जो है वो एनाटमी पता होनी चाहिए पेल्विस की, ठीक है। जब हम क्लैम्प कर रहे होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को, तो उससे पहले हम यूरिटर को अच्छा सा विजुअलाइज कर लें। जेंटल टिश्यू हैंडलिंग, ब्लाइंड क्लैंपिंग ना करें, ठीक है। यूज यूरेटेरिक स्टेंट्स इन डिफिकल्ट केसेस एंड केयरफुल डिसेक्शन इन हेडियंस और लार्ज फाइब्रॉइड्स। सो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं यूरेटर की इंजरी के? एंडोमेट्रियोसिस एडियंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, उसमें होगा। कोई बहुत बड़ा ओवेरियन मैस है, पीआईडी हो गया, कोई पहले से उसकी प्रीवियस सर्जरीज हैं, जिस तरह से इस पेशेंट की मैंने बताई थी कि प्रीवियस फोर स्कार्स थी, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड्स हो गए, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक रेडिएशन, ओबेसिटी या कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरेटर। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैनेजमेंट पूछते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, और उसमें हमारे पास 3 किस्म के सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक तो ये है कि जो यूरिटर की लेंथ है ना वो सेम है, यानी सिर्फ कट लगा है और उसकी लेंथ जो है वो कम नहीं हुई। दूसरा ये है कि थोड़ी सी लेंथ जो है उसका लॉस हुआ है। और तीसरा जो है वो ये है कि मार्क्ड लॉस ऑफ लेंथ है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी लेंथ जो है वो
हमारा उसको कोई लेंथ को कोई मसला नहीं हुआ, लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो यूरिटर है वो किस जगह से कटा था। अब यूरिटर को भी हम लोगों ने थ्री उसमें डिवाइड किया हुआ है, अपर मिडल एंड लोअर। अपर और मिडल से अगर यूरिटर जो है वो हमारा कट हुआ तो हम क्या करेंगे, यूरिटेरो यूरिटोस्टोमी, यानी यूरिटर को यूरिटर से जोड़ देंगे। ठीक है। अगर लोअर यूरिटर पे हुआ तो हम उसको ब्लैडर के साथ जोड़ेंगे, यूरिटेरो नियोसिस्टोस्टोमी। ठीक है। यानी लोअर वाला अगर कट होगा तो उसको हम डायरेक्ट ब्लैडर के साथ जोड़ देंगे। अच्छा, अगर अब अगर जो है लिटिल लॉस ऑफ लेंथ था तो उसमें भी अपर मिडल और लोअर को करेंगे। अपर और मिडल अगर यूरिटर जो है वो कट हुआ तो जो हम प्रोक्सिमल यूरिटर है उसको मोबिलाइज करके लाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। ठीक है। प्रोक्सिमल यूरिटर और किडनी या डिस्टल यूरिटर को मोबिलाइज करेंगे। देन इज द लोअर यूरिटर में अगर इंजरी हो गई तो बोरीज ऑपरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, या बोरीज फ्लैप जो लगाते हैं। देन अगर मार्क लॉस ऑफ लेंथ है प्रोक्सिमल एंड मिड यूरिटर, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, आइलियम या अपेंडिक्स हो सकता है सिर्फ राइट यूरिटर के लिए। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा लेंथ जो है वो हमारी उड़ गई है, तो अपेंडिक्स या आइलियम का कुछ हिस्सा लेके उसको यूरिटर के तौर पे जो है ना वो हम जोड़ेंगे। ठीक है। अगर लोअर यूरिटर की ज्यादा लॉस हो गया तो ट्रांस यूरिटेरो यूरेटोस्टमी करेंगे। एंड अगर प्रोक्सिमल यूरिटर हुआ तो यूरिटेरो कैल्सिकोस्टोमी करेंगे। ठीक है, ये याद करने में बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस में क्या करेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो स्टेशन टू जो आप अभी बोली कि लेप्रोस्कोपी के एक स्टेशन आया हुआ था, स्टेशन टू वाज डिमोन्स्ट्रेट द स्टेप्स ऑफ लेप्रोस्कोपी ऑन डमी फॉर सब फर्टिलिटी। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल से ड्रिल स्टेशन था, ऐसे ही था, ड्रिल स्टेशन था ये। जी मैडम, ड्रिल था। और इसमें आपके पास वो ड्रिल वेरस नीडल और ट्रोकार्स और वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। मैडम ने तीन चीजें दी हुई थी, वेरिस नीडल, प्रोकॉर, एर्केनोला और लेप्रोस्कोप। हम्म। और एक डमी थी, उसके अम्बिलिकस ड्रा किया हुआ था, हम्म। और ऊपर से चेस्ट की रिब्स ड्रा की हुई थी, हम्म। और उसमें सच डाल के दिखाना था। मैंने वैसे इस हैसन टेक्निक से और सारे वो ली फोर्ड, ली हागिंसियन भी बताए थे। पता नहीं किस चीज में फॉल्ट था, आई डोंट नो। थोड़ा सा हमारा बोलने में भी हो जाता है। ठीक है, इसमें हम जब भी कोई ड्रिल स्टेशन आता है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना कराना होता है, पेशेंट से उसका नाम एज वगैरह, जिस तरह मैंने ये स्लाइड डाली है ना, तो हम सबसे पहले जो है वो बोलेंगे कि आई विल वॉश माई हैंड्स। ठीक है, या आई विल स्क्रब माई सेल्फ एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट, कंफर्म द पेशेंट आइडेंटिटी। पेशेंट से भी पहले पूछना है कि उसका नाम यही है जो ऑपरेट होने के लिए आई है, उसकी एज कितनी है। ठीक है। पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर कि आपका कौन सा प्रोसीजर होने लगा है, जिस तरह लेप्रोस्कोपी है तो उसको बताएंगे कि लेप्रोस्कोपी क्या प्रोसीजर है। इट इज अ मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर, और क्यों यूज हो रहा है, टू विजुअलाइज द पेल्विक ऑर्गन्स एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ सब फर्टिलिटी। वो इसीलिए आई है ना कि सब फर्टिलिटी की लेप्रोस्कोपी होनी है, तो उसको हम थोड़ा सा पहले ये बताएंगे, सच एज एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, एडहेजन्स तो नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है कि आई रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो कि हम ट्रे में देखेंगे। अब आपके पास वेरस नीडल पड़ी हुई थी, आप उनको बताएंगे कि अच्छा वेरस नीडल भी पड़ी है। इंस्ट्रूमेंट्स एक दफा आप देख लेंगे ट्रॉली में, उसमें ट्रोकॉर और कैनुला भी हो गया, लेप्रोस्कोप हो गया। ठीक है, लाइट सोर्स एंड कैमरा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसेफलेटर काम कर रहा है या नहीं, मतलब ये सारी चीजें आप देखोगे, उसके बाद ही स्टार्ट करोगे, बजाय इसके कि आप स्टार्ट कर लो और बाद में आपको पता लगे कि ये चीज़ वर्किंग में नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो ये आपने एग्जामिनर को भी बताना होता है कि पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं पेशेंट से उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी पूछूंगा, उसकी एज पूछूंगा, और उससे कंफर्म करूंगा वाकई वो ये प्रोसीजर कराने आया है। प्रोसीजर को छोटा सा हम लोग जो है वो बता देंगे कि ये आपका प्रोसीजर करना है, इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे। ठीक है। अब दीज आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो हम लेप्रोस्कोपी यूज कर रहे होते हैं। अब ये डायसेक्टिंग फोर्सेप है। ठीक है, ये ग्रेस्पिंग फोर्सेप है, और ये टूथ ग्रेस्पिंग फोर्सेप है, इसके साथ टूथ होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नीडल होल्डिंग फोर्सेप। और इसी तरह से जो है ना ये स्ट्रेट में आता है, कर्व में आता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक नाइफ है, इलेक्ट्रिक हुक है। नाइफ इस तरह की होगी आगे से, हुक जो है ये ऊपर से इस तरह से होगा। और क्या है, सक्शन इरिगेशन ट्यूब होगी। ठीक है। और बाकी अब ये काम वाली चीजें नहीं, तो ये पता होनी चाहिए कि इसमें ग्रेस्पर कौन सा है, नीडल होल्डर कौन सा है। ठीक है, नाइफ कौन सी है। सो दिस इज बेसिकली अ लेप्रोस्कोपिक टॉवर। ठीक है, ये टॉवर है जिसमें हमारे पास मॉनिटर होता है,
मॉनिटर के साथ लाइट सोर्स हम देखेंगे कि लाइट सोर्स ठीक है, काम वर्किंग में है, इंसफलेटर जो है वो काम कर रहा है। दिस इज द रोलर स्टैंड, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डर है, यहाँ पे डायथर्मी पड़ी होती है, सक्शन इरिगेशन सिस्टम है, कैमरा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द लेप्रोस्कोपिक टॉवर। उसके बाद हम आते हैं कि हम डमी पे जो है ना वो एक्सप्लेन करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम उनको बताएंगे कि पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए फॉर लेप्रोस्कोपी। सो दिस इज द पोजीशन, ठीक है, फ्रेंडल एंड बल्ब पोजीशन। सो पेशेंट को हम इस पोजीशन में रखेंगे ताकि जो भी उसका बाउल है वो पेल्विस से दूर चला जाए, ठीक है। उसके बाद हम एब्डोमेन को स्क्रब करेंगे, ड्रेप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल इंफ्राम्बिलिकल इंसिजन देंगे। फिर वेरस नीडल डाल दी थ्रू अम्बिलिकस, पेरिटोनियम, निमो पेरिटोनियम क्रिएट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो ट्रोकार और लेप्रोस्कोप डालेंगे और वेरिस नीडल को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। फिर प्राइमरी ट्रोकाज डालेंगे थ्रू अम्बिलिकस, लेप्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, लेप्रोस्कोप अंदर चला गया, अब हम पूरी एब्डोमिनल कैविटी को आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं ऑन द मॉनिटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बाकी पोर्ट्स डालेंगे। तो बेसिकली जो ये होता है ना ड्रिल वाला स्टेशन, इसमें ये सारे पॉइंट्स करने होते हैं कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसको थोड़ा सा प्रोसीजर का बता दिया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, फिर पेशेंट की पोजीशन बता दी, और उसके बाद जो है ना वो अपने आप को उसके पेशेंट को स्क्रब करना है, ड्रेप करना है, और उसके बाद से ये सारे स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने लेप्रोस्कोप डाल दिया और हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन उसका अंदर से कर लिया, तो हमने बेसिकली इनफर्टिलिटी के लिए उन्होंने हमसे पूछा था। तो इम्पोर्टेंट फॉर सब फर्टिलिटी क्या है कि वी विल हैव अ सिस्टेमिक पेल्विक एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन करेंगे कि यूट्रस उसका ठीक है, ठीक है, यूट्रस में कोई अनोमली तो नहीं है, फ्लोपियन ट्यूब्स ठीक हैं, उसकी ओवरीज ठीक हैं, पाउच ऑफ डगलस को देखेंगे, पेल्विक पेरिटोनियम देखेंगे। वी विल आल्सो लुक फॉर एंडोमेट्रियोसिस, एडियंस तो नहीं है, कोई ट्यूबल पैथोलॉजी तो नहीं है, ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ट्यूबल एपिटेंसी टेस्ट भी साथ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वाइल डिमोन्स्ट्रेटिंग कि हम लोग इसमें डाई डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू डाई डालेंगे टू द सर्विक्स, एंड ऑब्जर्व द लेप्रोस्कोपिक फॉर स्पिलेज ऑफ द डाई। अगर तो स्पिल हो जाता है इसका मतलब कि ट्यूब्स पैटेंट, और अगर स्पिल नहीं होता इसका मतलब कि ट्यूब्स जो है वो उसकी ब्लॉक है। सो बेसिकली दिस वाज द स्टेशन, जिसमें मैंने सारा पॉइंट टू पॉइंट करके बताया कि इस तरह से करके जो है ना वो पॉइंट्स साथ साथ बोलने थे और साथ साथ जो है वो डमी के ऊपर आपने बताना था। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, जो भी हम लोगों ने अंदर अपने डाले हुए थे एसेसरी पोर्ट्स और लेप्रोस्कोप वगैरह, उसको निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे, एंड वी विल क्लोज द पोर्ट साइड्स विद द सुचर्स एंड अप्लाई ड्रेसिंग, ठीक है। फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है वो पेशेंट को जो हम लिखेंगे फाइल पे और पेशेंट को बाद में बताएंगे कि पेन जो है जब भी हो उसने बताना है, और वाइटल जो है उसके मॉनिटर करने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। सो बेसिकली जो हम लोगों ने आखिर में कंक्लूजन स्टेटमेंट एग्जामिनर को देनी है ना, वो यही देनी है कि लेप्रोस्कोपी अलाउज द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स एंड असेसमेंट ऑफ ट्यूबल पेटेंसी, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टूल इन द एवेल्यूएशन ऑफ फर्टिलिटी। क्योंकि उन्होंने सिनेरियो सब फर्टिलिटी का दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से जब हम ये सब बता देंगे और अगर हमारे पास टाइम हो तो एक हम लोगों ने कंक्लूजन स्टेटमेंट जो है वो एग्जामिनर को देनी है। तो मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं जा रही, नहीं नहीं मैडम, ठीक है। ठीक है। जहां पे भी आप लोगों को लगे कि नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना कुछ भी। थर्ड सिनेरियो, जो थर्ड स्टेशन था वो ये था कि 28 years old है, ग्रेविटा 3 पैरा 2 है विद प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शंस। शी अंडरवेंट एन इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी जो है उसका सिवियर पीपीएच हुआ विद अप्रोक्सीमेटली 200 ml ब्लड लॉस ड्यू टू यूट्राइन एटोनी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट हाइपोटेंसिव होगी, टैकीकार्डिया हो गया, और उसको आईवी फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी लगे। विद इन 48 hours पोस्टमार्टम जो है जब देखा तो उसका ओलीग यूरिया था, यूरिन आउटपुट वॉज लेस देन 400 ml पर डे, और लेबोरेटरी टेस्ट जब कराए तो उसमें एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिया आया। यूरिन एग्जामिनेशन पे ग्रेनुलर कास्ट थी। तो क्या था ये वाला केस, क्या था? मैडम इसमें तो आप पोस्टमार्टम हेमरेज लीडिंग टू एक्यूट किडनी इंजरी। हम्म, एटीएन था बेसिकली, एक्यूट इब्यूलर हम्म। नेक्रोसिस, ठीक है। हम्म। तो डायग्नोसिस वाज एक्यूट इब्यूलर नेक्रोसिस कैन ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक फ्रॉम पोस्टमार्टम हेमरेज। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या होते हैं? हिस्ट्री ऑफ सीवियर पीपीएच हो सकता है, ठीक है, ओलीग यूरिया या यूरिया,
साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि उसको टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप हुआ, एंड एडीमिया, एडीमा या फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि उसको काफी ज्यादा आईवी फ्लूइड्स भी लगे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुई हैं, तो हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी हो। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, रेज सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन जो इसके थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्पेशली हाइपरकैलेमिया, और यूरिन माइक्रोस्कोपी पे हमें कास्ट जो है वो उन्होंने बता दिया, जो कि टिपिकल है एटीएन की। ठीक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूछी थी कि और क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे इसकी। तो सबसे पहले तो उसकी बेसलाइन आ जाएंगी, जिसमें सीबीसी आएगा, एनीमिया देखेंगे कि क्योंकि उसका हेमरेज हुआ है, तो एचबी तो नहीं उसकी ड्रॉप हुई। रीनल फंक्शन टेस्ट में हमने यूरिया क्रेटिनिन कराया था, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेंगे, हाइपरकैलेमिया तो नहीं है, पोटेशियम या हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं है। यूरिन एनालिसिस पे प्रोटीन्स और कास्ट देख लेंगे। यूरिन सोडियम, ठीक है, यूरिन सोडियम देखें ना देखें, इट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड किडनीज कराएंगे टू रूल आउट द ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई हुई। कोगुलेशन प्रोफाइल टू एक्सक्लूड डीआईसी, एंड एबीजीज करा लेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने के लिए। सो नेक्स्ट जो इसमें था क्वेश्चन, डेट वाज मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है ना उसकी मैंने तीन में डिवाइड किया। सबसे पहले तो कॉज को ट्रीट करेंगे, सेकंड जो है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, और तीसरा जो है वो रीनल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉज क्या थी, पीपीएच था, ठीक है। सबसे पहले पीपीएच जो है वो हम लोगों ने कंट्रोल और ट्रीट कर लिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर चाहिए हुई तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। सेकंड जो है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, जिसमें हम फ्लूइड बैलेंस देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, हम उसको पेशेंट को सीवीपी डालेंगे और सीवीपी गाइडेड उसको फ्लूइड्स देंगे। स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, और जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो उसको अवॉइड करनी है, वो हम लोगों ने उसको नहीं देनी। देन रीनल मैनेजमेंट है, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, अगर इंडिकेटेड हो तो। और डायलिसिस के लिए हम कब देखेंगे, अगर सिवियर हाइपरकैलेमिया आ रहा है, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप कर रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, या परसिस्टेंट रीनल फेलियर है, तो हम डायलिसिस की तरफ जाएंगे, ठीक। सो दिस वाज द स्टेशन नंबर 3। स्टेशन नंबर 4 था कि एक रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसमें वो पूछ रहे थे कि इसका क्या टॉपिक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, नेम ऑफ ऑथर्स पूछे हुए थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, केस कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडी में डिफरेंस क्या है, एंड कंक्लूजन या रिजल्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा पेपर था जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था। इसकी ना एक मैं कह लूँ एक पूरा सेशन है जो कि हम लोगों ने बायोस्टैट्स पे रखा हुआ है। तो इसका मैंने इसलिए कुछ भी बीच में नहीं डाला, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट चीज है जिसमें ये पेपर में आपसे कुछ भी। हेलो मैडम, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी। मैडम, रिसर्च का ना हमारा एक जो हाई यील्ड टॉपिक है ना, एमएस वालों का रिसर्च भी जरूर आती है। पीपीएच किसी भी तरीके से एक सिनेरियो जरूर आता है, चाहे वो लीडिंग टू एकेआई करें, चाहे वो उसकी ड्रग्स पूछ लें, चाहे वो टोनी दे दें, कुछ भी। ठीक है। हम्म हाई यील्ड टॉपिक बता रही हूँ आपको। और एक सुचर्स और नॉट्स। नॉट्स में मतलब रीफ और सर्जन नॉट, हेबर्डीन, ज्यादा ये कॉमन आई हैं। और सुचर्स में हर टाइप। मेरे ख्याल से आपने ये स्टेशन अभी लेना है, सुचर्स और नॉट्स वाला। जो रिसर्च है ना, रिसर्च का भी एक टॉपिक मस्ट है। एक दफा जो पिछले टॉपिक थे उसमें उन्होंने स्टेरियोज बना के दिए थे 5, जो मुझे याद पड़ता है कि वो उसमें मतलब 5 टाइप के उसमें केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन को, हर डिफरेंट सिनेरियोज दिए थे कि ये कौन सी स्टडी है। हम्म और एक में जैसे आपने ये रिसर्च वाला आर्टिकल दिया ना, ये वाला जो पेपर था, इतना बुरा पेपर रखा हुआ था, जो अब ये वाला मेरे वाला रिकॉल है ना, हम्म। इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर दिया हुआ था उन्होंने, बीजेओजी का, ब्रिटिश जर्नल ऑफ गायनाकोलॉजी का। ठीक है। वही उस बता पे रहा हूँ फिर वो करना। कोई एक लीफलेट, एक दो पे ना, जैसे रिसर्च आर्टिकल हो, कोई मेटा एनालिसिस हो, उन पे एक दफा प्रैक्टिस करवा दीजिएगा सेशन में। हम्म ठीक है। वो हम ना अलग से सेशंस लेंगे, कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये ना पिछली दफा भी मैंने लिए थे। ये सोचेस एंड नीडल्स पे एक पूरा सेशन लिया था। ये अगर आप देखो ना तो हम्म। एक एक चीज के ऊपर ये इवन के इसके पॉइंट्स किस तरह से हैं, सुचर का साइज कितना है, विड्थ कितनी होती है, मटेरियल कौन सा है, हीलिंग टाइम किसका डिफरेंस, मतलब इस पे एक पूरा सेशन है। इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि रिसर्च पे भी ना एक पूरा सेशन था। अब ये सिर्फ सुचर्स और उस पे नीडल्स पे मैंने इतना लंबा सेशन लिया था, ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कराया था, ठीक है। इसी लास्ट तरह वाला से जो ये। आपका सूची रिसर्च वाला था ना मैडम, वो मैंने लिया था। आपका अच्छा हम्म था बहुत। लेकिन यूएचएस जो है ना, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वो किसी भी लिहाज से सिनेरियो को ना मॉडिफाई करके दे देती है। टॉपिक बेशक हम्म सेम होता है, अब वही है ना कि हम लोगों की स्किल्स हैं, फिर आगे जाके हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं।
इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर लूंगी। अब जो है ना पूरा बायोस्टैट्स को, मतलब उस टाइम हमारा फर्स्ट टाइम था, इसको अब हम्म। ज्यादा मॉडिफाई करके कराऊंगी इंशाल्लाह इस दफा। ठीक है मैडम, होप्स हो थैंक के यू वो सो कवर मच। हो जाएंगी सारी चीजें। तो इंशाल्लाह। मैंने इसलिए इसमें डाला नहीं है, क्योंकि इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये एक वास्ट टॉपिक है, इसको पूरा एक सेशन लेके जो है ना वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सेशन नंबर 5, ये मेरे ख्याल से सबको ही आता होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर उन्होंने पूछा हुआ था ऑन पेल्विस। सो मतलब द मोस्ट इजिएस्ट सेशन में कह सकती हूँ। हम्म। इसमें भी इसी तरह से है कि जब भी कोई ड्रिल स्टेशन आता है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, आई विल वॉश माई हैंड्स, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एंड देन यू विल डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का एक पेल्विक मॉडल पढ़ा होगा, उसके ऊपर आपने बताना है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट सबको पता है कि सबसे पहले एंगेजमेंट होती है। ठीक है, आपने एंगेजमेंट करके जो है वो पेल्विस के ऊपर बताना है कि सबसे पहले बाइप्रेटल डायमीटर जो फीटल हेड का है, इट पासेस थ्रू द पेल्विक इनलेट, और उसके बाद जो है वो डिसेंट होता है। ठीक है, फीटल हेड थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे जैसे यूट्राइन कंट्रैक्शन होंगी और मैटरनल बियरिंग डाउन अफेक्ट होता है, तो वैसे वैसे पेल्विक हेड जो है, सॉरी फीटल हेड जो है वो डिसेंड करता है। देन इज द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि जो फीटल चिन है वो फ्लेक्स करती है टुवर्ड्स द चेस्ट, और उससे जो है ना सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक जो डायमीटर है वो बन जाता है। फिर इंटरनल रोटेशन होती है, हेड रोटेट करता है टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स या ओब्लिक पोजीशन, और ओसिपिट जो है ना वो और एंटीरियरली मूव करता है टुवर्ड्स द सिम्फिसिस प्यूबिस। फिर उसके बाद एक्सटेंशन है, जैसे ही वल्वा के पास हेड पहुंचेगा और एक्सटेंड कर जाएगा, और ये वो टाइम होता है जहां पे हम एपिजियोटमी देते हैं। ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशन है। आफ्टर डिलीवरी हेड जो है वो दोबारा से रिलाइन कर देता है विद द शोल्डर्स, और 45 डिग्रीज को रोटेट कर जाता है। सॉरी, एक्सटर्नल रोटेशन पे जो है ना वो हमने एपिजियोटमी देनी थी। फिर शोल्डर रोटेट करेंगे इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस, एंड हेड रोटेट्स फर्दर एक्सटर्नली, उसके बाद एक्सपल्जन आ जाती है। ठीक, तो बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसका जाएगा एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो स्टेशन नंबर 6, Grabda 3 para 2 है, 16 weeks पे she presented in OPD for antenatal care. She had history of previous 2 cesarean sections, दोनों alive and healthy है, and on examination उसका जो BMI था that was 34.8, BP was 130/80 and pulse is 88। प्रीवियस 2 स्कार्स है, और बेसिकली इसका बीएमआई इतना ज्यादा है 34.8 है, यानी कि ओबीज पेशेंट है। तो उसके मैटरनल एंड फीटल रिस्क है। तो जब भी हमसे मैटरनल और फीटल रिस्क या कोई भी इस तरह का सिनेरियो आता है, तो हम लोगों ने उसके सारे रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं। इस तरह से इसके प्रीवियस 2 सिजेरियंस भी हैं। ठीक है, और इसका बीएमआई भी ज्यादा है। तो इन दोनों के हिसाब से हम इसके मैटरनल और फीटल रिस्क बनाएंगे। क्या क्या हो सकते हैं मैटरनल रिस्क? मैडम उसकी ना एज भी ज्यादा थी, 42 थी या पता नहीं 40 थी। चलो एज को भी कर लेते हैं, तीनों के हिसाब से बता हम्म। दो कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। मैडम सबसे पहले तो जो मैटरनल और फिटल के लिहाज से है, मैटरनल रेज्ड बीएमआई है, हम्म। तो इसमें सब हाइपरटेंशन जो है ना, डायबिटीज, ये सारे इंक्रीज बीएमआई वाले उसके रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे। हम्म। मैटरनल फिटल के हम ट्राइमेस्टर वाइज लेंगे उसको, बुकिंग विजिट पे, कि उसकी बुकिंग विजिट पहले है या नहीं है पेशेंट का, और उसने फोलिक एसिड जो है वो ली या नहीं ली। देखो, हाई जो दो। मैटरनल रिस्क और फीटल रिस्क है ना, मैटरनल और फीटल हम्म। रिस्क है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। मैटरनल रिस्क को हम्म। डिवाइड कर सकते हो इन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर करके। ठीक है, या आप हम्म। इसको डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव, मतलब रिलेशन के साथ, कि कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू सिजेरियन सेक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, रिलेटेड मेरा टू। ना मैडम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। उन्होंने जी। क्वेश्चंस नहीं दिए होते, 2-3 लाइन का एक सिनेरियो था, जैसे आप स्ट्रक्चर डिस्कशन करती हैं, नीचे क्वेश्चंस नहीं थे। डिस्कस विद हम्म। एग्जामिनर था। ये क्वेश्चन जो जिन्होंने रिकॉल किए हैं वैसे ही बताए हैं कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन किए होंगे। हाँ, लेकिन ज्यादातर इसमें यही क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैटरनल फीटल रिस्क पूछ लेंगे, एंटीनेटल केयर पूछ लेंगे, पोस्टपार्टम केयर, मतलब इसमें यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैनेजमेंट पूछ लेंगे ना, मैनेजमेंट में एंटीनेटल पोस्टपार्टम केयर ही आ जाती है। जी। फीटल और मैटरनल रिस्क इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशंस पूछ सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस आप कराओगे इसके, या हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि हम्म। इसमें फर्दर हिस्ट्री में और क्या क्वेश्चंस पूछोगे। इसी तरह के हम्म। क्वेश्चंस पूछते हैं ना। जी मैडम। ठीक है, तो मैटरनल और फीटल रिस्क जब भी पूछेंगे उसको आप लोग डिवाइड करके बोलो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। कि मैटरनल लिस्ट जो जी। है वो अकॉर्डिंगली, या तो आप ट्राइमेस्टर वाइज, इस तरह से आप बोलो कि ट्राइमेस्टर वाइज पूछ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर सपोज करते हैं
मैंने तो इसका लिखा था कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड ना। लेकिन अगर आप हम्म। ट्राइमेस्टर वाइज करोगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो इसकी एज आप कह रहे हो कि 40 ईयर्स जी। एज है। दूसरा जो है वो हम्म। ओबीज है patient, ठीक है। तो उसमें हम्म। मिसकैरेज का रिस्क होगा। और क्या होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, तो एज उसमें जिसकी ज्यादा है। abnormalities का रिकॉर्ड। जी मैडम। या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हम्म। और क्या हो सकता है? और सेकंड। बेस बीएमआई है तो वो उसमें वही रैंडम ब्लड शुगर, डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो सकती है। हम्म। या जो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो प्रीविया का प्लेसेंटा का में रिस्क हो सकता है, प्रीवियस टू स्कार्स है, ठीक जी। है। डीवीटी का रिस्क हो सकता है, ठीक है। जीडीएम का रिस्क हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया का रिस्क हो सकता है इसमें। फिर उसके बाद जब वो देखो, जब भी वो स्कैन कराने के लिए जाएगी तो एक उसका ये भी रिस्क फैक्टर है कि इतनी अच्छी अनोमली हो सकता है उसकी जो है ना वो हमें ना मिले, क्योंकि स्कैन में डिफिकल्टी होती है ओबीस पेशेंट के, ठीक है। हम्म। उसके अलावा और क्या हो सकता है? और बाकी क्या हो मैडम उसकी जो रिस्क असेसमेंट है उसमें गेस्टेशन के दौरान, सीजेरियन सेक्शन के दौरान, और उसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस उसको बताएंगे। और जो हम्म। डिलीवरी पे कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी उसको मतलब असिस्टेड डिलीवरी अगर होती है, मतलब असिस्टेड डिलीवरी का रिस्क बताएंगे। बाकी जैसे प्रीवियस कार्स एंड एडहेरेंस वाला है तो इंट्रा हम्म। ऑपरेटिवली तो इंजरीज ज्यादा हो सकती हैं कोई भी। हम्म। बॉल इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जी। वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है, स्पेशली मॉर्बिड ओबेसिटी वाले में तो वैसे ही, जिसकी 2 इंच से ज्यादा फैट है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसमें वैसे ही आपके सेप्टिक वुंड का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, आप उसकी फैट को क्लियर करते हैं। फिर मैंने ओबेसिटी का पूरा टॉपिक गाइडलाइन से आके पढ़ा था, ये वाला सेशन मेरे वैसे अच्छा हुआ था। हम्म। और बाकी तीनों ट्राइमेस्टर को लेके मैंने उनको डिस्कस किया था, मेटरनल फिर फीटल रिस्क भी बताए थे सारा के। रेज बीएमआई की वजह से जो अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे को क्या हो सकता है, पॉक्स हो सकता है इस दौरान उसको, डिलीवरी के हम्म। दौरान जो है ना शोल्डर डिस्टोशिया का चांस बहुत ज्यादा होता है। बेशक इसके सिजेरियन है लेकिन वो मैक्रोसोमिक बच्चा हो सकता है इसके लिए। ठीक है। वैसे ये इजी स्टेशन है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग कर रहे होते हैं ज्यादातर लेबर रूम में एंटीनेटर तो मॉनिटर कर ही रहे होते हैं। तो जो है ना थोड़ा सा शायद बोलने में इशू हो जाता है ये क्या, लेकिन ये इजी स्टेशन है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में मैक्रोसोमिया हो सकता है, ठीक है। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज हम लोगों ने कर ली हुई है, स्टिल बर्थ का रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। सो एंटीनेटल केयर में क्या है? सबसे पहले जनरल केयर है, अर्ली बुकिंग कराएंगे, ठीक है। रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, मॉनिटर करेंगे उसका वेट गेन, साथ साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, एंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी करेंगे पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस करा ली, ठीक है। अर्ली स्क्रीनिंग फॉर जीडीएम, अल्ट्रासाउंड कराएंगे फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, fetal anomaly scan at 18 to 22 weeks and growth scans in the third trimester. प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है? हम लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस उसको देंगे। थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस असेसमेंट साथ साथ करते रहेंगे। डिलीवरी जो है वो हम उसकी, अगर तो जिस तरह प्रीवियस टू स्कार्स है तो रिपीट सिजेरियन सेक्शन करना है एट 37 to 39 वीक्स। एंड अगर तो जो है वो प्लेसेंटा उसका लो लाइंग है तो हम एवेलुएट कर लेंगे फॉर प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। उसमें डॉपलर कराएंगे उसका देखने के लिए। सो दिस वाज द एंटीनेटल केयर। पोस्टनेटल में क्या है? मॉनिटर करेंगे फॉर पीपीएच, वुंड केयर, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टनेटली भी, ठीक है। पोस्टनेटली भी उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, इनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन। और न्यू नेटल में जो है सबसे पहले तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे रिगार्डिंग द बेनिफिट्स, इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मॉनिटर करेंगे बेबी फॉर हाइपोग्लाइसीमिया अगर मदर को जीडीएम हो तो, ठीक है। और कंट्रासेप्शन की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। पोस्ट पार्टम पार्टम फैमिली प्लानिंग, उसको डिस्कस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन जिसमें आईयूसीडीज हैं, इम्प्लांट्स हैं, ठीक है। या अगर तो जिस तरह से प्रीवियस टू स्कार्स और वो कहती है कि उसकी फैमिली कंप्लीट है तो स्टेलाइजेशन भी कर सकते हैं। स्टेशन नंबर 7 was के पिक्चर थी, ठीक है। It was gravid to para 1. She presented with a complaint of per vaginal bleeding at 10 weeks of pregnancy. Symphysis frontal height उसकी 16 सेंटीमीटर थी और पर speculum पे grape like structures थे coming out of os. अल्ट्रासाउंड पे ये पिक्चर दी हुई थी,
क्या डायग्नोसिस होगा इसका? मैडम ये वही हेरिडिटरी फॉर्म मोल। हम्म। ठीक है, कंप्लीट मोल है, ठीक है। ये यूट्रस, हम्म। यूट्रस है, और इसके अंदर जो है ना ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस इज अ मोलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट अच्छा मोलर यहाँ पे प्रेगनेंसी। मैं ऑडियंस के लिए ना एक बात ऐड करना चाहती हूँ। ये जो इसकी पिक्चर दी हुई थी ना, ये वाली ब्लैक एंड व्हाइट है, उन्होंने ना बिल्कुल एक ऐसे रखी हुई थी, ब्लडी सी प्लेसेंटा जैसे हो ना, बिल्कुल इस टाइप की पिक्चर थी। कोई भी नहीं पिक कर पा रहा था कि ये क्या चीज है ना। तो हम्म अचानक से ऐसे ध्यान में आया कि हेरिडिटरी फॉर्म मोल है। वो जहाँ पे जो भी एग्जामिनर बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे शाबाश दी कि शाबाश आपने पहला कंप्लीट डायग्नोसिस बताया है। वो बहुत अजीब पिक्चर थी मैडम, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, इसमें नजर आ रहा है हमें स्नो स्टॉर्म या लेक्यूनेस इस टाइप से कुछ। वो हम्म बिल्कुल हम्म ऐसे थी जैसे इन्वेजन के बाद प्लेसेंटा हम रिमूव करते हैं, और अचानक से ऐसे अजीब सी वेग सी पिक्चर थी। हम्म। वो थी मतलब, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं थी। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, जो डॉक्टर साहबान सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो बिल्कुल ऐसी पिक्चर थी, फ्रेश प्लेसेंटा जैसे होता है ना, उस टाइप की पिक्चर थी। हेलो। हाँ जी, सॉरी। यही बताना था मैडम बस। एक 10 टीचर्स भी मेरे ख्याल से पिक्चर है इस तरह की, जो रेडिश से कलर की है। नहीं, मैं जू हार्ट देखूंगी। में दी हुई है। जू हार्ट में भी ब्लैक एंड व्हाइट दी हुई है, मैंने आके देखा था। अच्छा, हम्म। ये अक्सर यूएचएस वाले इस तरह की दे देते हैं पिक्चर्स। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इसका क्या था? इंसिडेंस, इंसिडेंस जो है 1 in 1000 प्रेगनेंसीज है, ठीक है। हम्म। इन्वेस्टिगेशन सबको पता है कि बेसलाइंस कराएंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड सीपी, एलएफटी, ठीक है, पीटीए पीटीटी, कोगुलेशन प्रोफाइल करा लेंगे इसकी, बीटा एचसीजी एंड चेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट में क्या होता है, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। काउंसल करेंगे, इसमें पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। पेशेंट को एडमिट कर लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि उसके जब हम लोगों ने परस्पेकुलम किया था तो ग्रे प्लेक्स आ रहे थे। आईवी लाइन, डबल आईवी लाइन पास करेंगे एंड देंगे। अरेंज ब्लड, इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, हाई रिस्क कंसेंट ले लेंगे, रिव्यू द इन्वेस्टिगेशंस, एनेस्थीसिया फिटनेस, और आखिर में क्या है, सक्शन एंड एवैक्यूएशन करेंगे। और कंट्रासेप्शन उन्होंने पूछी थी, नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स देंगे। इसमें जो है ना मैनेजमेंट के साथ वो आपसे फॉलोअप भी पूछ सकते हैं कि कंप्लीट मोल का फॉलोअप किस तरह से करेंगे और पार्शियल मोल का फॉलोअप किस तरह से करेंगे। तो फॉलोअप जो है ना वो लाजमी इसका साथ कर लेना। मोलर प्रेगनेंसी वैसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है, आ सकता है ये। स्टेशन 8, हाँ, गायनी बोर्ड था, ठीक है। It's 8 a.m. and you start your duty. Provided the gynae board outline your management of patient in order of priority. Also decide who will manage the particular case. And your team includes, उसमें इन्होंने 4 5 लोग दिए वैसे, इसमें एक एसआर है, रेजिडेंट 4, रेजिडेंट 3, रेजिडेंट 2 एंड रेजिडेंट 1। सो दिस वॉज द गायनी बोर्ड, ठीक है। 5 पेशेंट्स हैं टोटल और 5 लोग हैं। जो मिसेस जारा है, शी इज 32 years old, शी इज gravid at 2 para 1, and she is here with the 10 weeks of amenorrhea, presented with a history of PV bleeding। बीपी जो है वो उसका है 90/60, पल्स जो है वो टैकीकार्डिक है, और फंडल हाइट 20 वीक्स की है। तो ये क्या केस हो गया? ये केस है मोलर प्रेगनेंसी का, ठीक है। एमोनोरिया भी है उसका, बीपी भी ज्यादा है, पल्स भी कम है, और फंडल हाइट भी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड जो है वो मिसेस आसिया है, शी इज 28 years, प्राइमरी ग्रेविडा, 6 weeks ऑफ गेस्टेशन के साथ आई है, विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग गेस्टेशनल सैक ऑफ 6 weeks, नो फिटल कार्डिक एक्टिविटी इन द राइट एडिनेक्सा। अब ये क्या सिनेरियो है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिनेरियो, टॉपिक टॉपिक। टॉपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें जो है वो गेस्टेशनल सैक है, यानी कि इट्स नॉट रप्चर्ड, ठीक है। तीसरा जो है ना वो है 18 years, अनमेरिड गर्ल है, और वो पेन लोअर एब्डोमेन के साथ आई है। स्कैन पे उसका राइट एडिनेक्सल सिस्ट है तकरीबन 10 सेंटीमीटर का, विद फ्री फ्लूइड एंड कल्टी सैक, इन द स्टेट ऑफ शॉक। बीपी उसका 90/60 है, और उसकी जो पल्स है वो 110 है। ये क्या है? सिस्ट एक्सीडेंट या सिस्ट रप्चर। हम्म, ठीक है। वेरिएंट ऑरियन। हम्म। वेरिएंट ऑर्जन भी हो सकती है, सिस्ट रप्चर भी हो सकता है, लेकिन इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा,
फिर है 30 years मिसेस मारिया है, शी इज ग्रेविड ऑफ 3 para 1+1, विजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है, 10 weeks ऑफ gestation, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एपिसोड ऑफ हैवी विजाइनल ब्लीडिंग एट होम, बीपी उसका बिल्कुल नॉर्मल है, पल्स उसकी 92 है, टेम्परेचर भी ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन जो है उस पर 10 week साइज यूट्रस है, यानी बराबर है 10 weeks के हिसाब से। सर्वाइकल लॉस इज ओपन एंड ब्लीडिंग इज पॉजिटिव। तो दिस इज मिसकैरेज। ठीक है, पैटर्न। मिसकैरेज। हम्म। ये एक्सप्लेन नहीं किया कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है, थ्रेटन में या फिर मिस्ड में आए। हाँ, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है वो है 45 years old है, पैरा 4 है, कंप्लेन ऑफ हैवी साइक्लिक पर वजाइनल ब्लीडिंग, अल्ट्रासाउंड पे 5 into 6 सेंटीमीटर का हाइपो एक्विक शेडो है इन द फंडल रीजन ऑफ यूट्रस विद HB 8 grams per डेसीलीटर, यानी कि एक फाइब्रॉइड हो गया फंडल रीजन पे, ठीक है, और एनीमिया है। तो बेसिकली जब लेबर बोर्ड या गायनी बोर्ड आता है ना, तो हमने सिनेरियोस पढ़ के ये प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सा जो केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको सबसे पहले डील करना है और किसको सबसे ज्यादा सीनियर ने डील करना है, कौन सा ऐसा केस है जो कि हम थोड़ा सा उसको वेट कराएं तो वेट कर सकता है, ठीक है, और कौन सा जो है ना वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे करना है, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछते हैं कि प्रायोरिटी वाइज जो है ना आप अपने केसेस को देखें। हम वैसे भी जब ऑन कॉल होते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि इस पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट करना है और इसको बाद में करना है, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियोज के बाद आप लोगों के ख्याल में सबसे पहला जो पेशेंट है वो कौन सा होना चाहिए जिसको ट्रीट किया जाए और कौन करेगा? एक होगी मोलर प्रेगनेंसी, एक होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और दूसरी ये, जी अनमेरिड जो सिस्ट एक्सीडेंट के साथ है। इसको कौन करेगा? मैडम कंसल्टेंट। हम्म। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो 5 लोग हैं जिसमें सबसे सीनियर कौन है? एसआर। यस सर। ठीक है, तो जो आपको वहां पे दिए जाते हैं लोग उन्हीं के हिसाब से आपने देखना है, एसआर करेगा इसको। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसको देखो? मोलर वाली को। मोलर वाली को, क्योंकि वो भी जो है ना इन स्टेट ऑफ शॉक जा रही है, पल्स उसकी ड्रॉप, पल्स उसकी ज्यादा हो रही है और बीपी उसका ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। उसको इसको कौन रिससिटेट देखेगा? करेंगे और साथ साथ रिपेयर करेंगे। हाँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन देखेगा? ये मैडम जो पैटर्न मिसकैरेज है ना, इसके वाइटल साइंस थोड़े शायद बहुत है। चलो, ये मैंने अभी सिर्फ डायग्नोसिस लिखा है। पेशेंट 1 जो है वो मोलर प्रेगनेंसी के साथ है, उसको रेजिडेंट 4 देखेगा, ठीक है, क्योंकि हम्म पेशेंट जब वो स्टेट ऑफ शॉक है तो उसको R4 हम्म देखेगा। दूसरी जो है वो एक टॉपिक है, उसको R1 मैंने इसलिए R1 को दी है क्योंकि स्टेबल है। पेशेंट स्टेबल है, गेस्टेशनल सैक जो है वो उसका इंटेक्ट है, रप्चर नहीं है पेशेंट, ठीक है, वाइटली भी स्टेबल है। तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होनी है और इसको जो है ना वो हम देखेंगे कि इसको मेडिकली ट्रीट करें या सर्जिकली ट्रीट करें। तो उसको R1 देखेगा, अभी लैब्स वगैरह कराएगा और सारा कुछ, ठीक है, बीटा HCG भी होने वाला है उसका। थर्ड पे टॉर्जन थी ओवेरियन सिस्ट की या रप्चर ओवेरियन सिस्ट थी, तो वो SR लेके जाएगा फॉर लेप्रोटमी। पेशेंट 4 इट वॉज इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है, तो उसको R3 देखेगा क्योंकि पेशेंट जो है वो एक्टिवली अभी ब्लीड कर रही है तो उसकी DNC होने वाली है, तो उसको R3 देखेगा। जो पेशेंट 5 है डेट इज फाइब्रॉइड विद एनीमिया, तो ये बेसिकली जो है OPD का केस है। पेशेंट फाइब्रॉइड का नॉन केस है, HB उसकी 8 है, अभी हम लोगों ने उसका एनीमिया करेक्ट करना है और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, तो इसको R2 देखेगा, ठीक है। हम्म, सो प्रायोरिटाइजेशन हम वाली सबसे पहले ओवेरियन टॉर्जन को देखा, एसआर ने देखा, रिससिटेट किया एंड शिफ्ट फॉर इमरजेंसी लेप्रोटमी, देन मोलर प्रेगनेंसीज को भी रिससिटेट करेंगे, सक्शन एवैक्यूएशन। मिसकैरेज में भी पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, या किसी एक टॉपिक प्रेगनेंसी में जैसा मैंने बताया, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, वर्कअप एंड देन मैनेजमेंट प्लान विद द सीनियर्स। और फाइब्रॉइड और एनीमिया वाली जो पेशेंट थी उसकी एवेल्युएशन ऑफ पेशेंट करनी है, सबसे पहले तो उसका सारा एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद उसकी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया एंड फाइब्रॉइड। स्टेशन 9 वॉज डिमोन्स्ट्रेट द रीफ नॉट, ये भी ड्रिल स्टेशन था, रीफ नॉट। नहीं था मैडम, उन्होंने ये लिखा हुआ किस था तरह से कि आया हुआ था? परफॉर्म करें। वो ना डिफरेंट टाइप के जैसे कट्स लगा देते हैं, ट्रांसवर्स वर्टिकल इस तरह से, क्लीन इंसाइज जो होते हैं वुंड, उनके लिए, और सात एक ही सिर्फ सूचर्स रीफ रखे हुए नॉट का थे। था कि इसको करके? मैं हम्म। बताती हूँ आपको, उसमें 7 सूचर्स रखे हुए थे, और उसमें एब्जॉर्बेबल भी थे, नॉन एब्जॉर्बेबल भी थे। यानी उसमें कैटगट भी था, और उसमें जो है एब्जॉर्बेबल में हमारे पास यही आता ना, वाइक्रल, हेलो। कैटगट, और जो है ना PDS पोलीडाइजेनॉन। नॉन एब्जॉर्बेबल में जो है ना वो हमारे पास दूसरे 2 सूचक, एक रखा हुआ था नॉन एब्जॉर्बेबल में से, मेरे ख्याल से वो भी था कोई जो है ना शायद इथिकोन था, पता नहीं क्या था।
मेनली उन्होंने क्रोमिक कैटगट की पहचान बताई थी कि एब्जॉर्बेबल सुचर से दो रखे हुए थे। एब्जॉर्बेबल में से कोई भी आप उठा लो, ये नहीं कहा हुआ था कि ब्रेडेड उठाएं, मोनोफिलामेंट उठाएं, इस तरह से फर्दर डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ था। उससे आप जो हम्म है ना रीफ नॉट लें, रीफ नॉट लें और सुच हम्म। उस पे सीएन पे। अब वो ठीक हो गया। इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, छोटी सी आर्टरी फोर्सेप था, और अच्छा, वो बेसिकली चेक कर तो रहे थे। ये मैंने पहले स्टेप्स हैं, पहले ठीक है। सबसे पहले तो हम दोनों स्विचेस स्विचर जो भी हम लेंगे उसके दोनों एंड्स को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। हम्म एक जो एंड है स्विचर का उसको राइट हैंड में करेंगे, ठीक है, और एक को लेफ्ट हैंड में। सबसे पहले फर्स्ट थ्रो डालेंगे राइट को लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। यानी एक आपने एक एंड एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरा एंड आपने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है, उसको आपने क्रॉस करना है राइट को लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। क्रॉस द राइट स्टैंड ओवर द लेफ्ट हैंड। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो राइट स्टैंड है उसको लेफ्ट के नीचे ले आएंगे और उसके बाद उसको पुल करेंगे जिस तरह से हम वैसे गिरा लगाते हैं, ठीक है। राइट के ऊपर लेफ्ट लेके हम्म गए, फिर उसको नीचे से हम लोगों ने निकाला और फिर पुल कर लिया। सेकंड थ्रो डालेंगे उसके बाद। सेकंड थ्रो में क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को फिर राइट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी तरह से उसको अंदर से निकाल फिर उसको पुल करेंगे टाइट अगेन, ठीक है। टाइट इवनली अप्लाई इक्वल टेंशन ऑन बोथ हैंड्स, ताकि जो है ना जो नॉट है वो हमारी फ्लैट बैठ जाए। तो जो प्रिंसिपल है ना रीफ नॉट में, वो ये है कि राइट ओवर लेफ्ट एंड देन लेफ्ट ओवर राइट, ऑपोजिट डायरेक्शंस में करना है ताकि स्क्वायर नॉट बन जाए, जो उसकी स्लिपिंग है वो ना हो। तो ये मेरे ख्याल से इजी तो सबको लगानी आती है, लगाते भी रहते हैं हम, मतलब इजी है। मैडम सर्जन नॉट और रीफ नॉट में यही तो फर्क है दिस क्या इज द सर्जन? लास्ट क्वेश्चन। एक पिक्चर दी हुई थी और क्वेश्चंस पूछे हुए एक थे। मिनट एक मिनट, शाजिया कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे थे आप? सॉरी। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सर्जन और रीफ नॉट है, हाँ उसमें हाँ। ये डिफरेंस है कि रीफ में हम सिंगल पुल लेते हैं और सर्जन में हम पहले दो लेते हैं। हम्म। नहीं, मैं आई एम नॉट सर्जन्स नॉट में क्लियर। डबल लेते हैं, रीफ में सिंगल लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन शाजिया की नॉट्स ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच। बेसिकली दिस अबाउट परफॉर्मेंस। नहीं मैडम, मैंने परफॉर्म किया है, मतलब हैंड ओके। मूवमेंट से भी। जो यहाँ ओके पे कंसल्टेंट के सामने परफॉर्म किया वो ठीक किया है, वहां पे रखे थे इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सिर्फ ये ओके। डिफरेंस पूछना चाह रही शाजिया हूँ कि शफी बात रीफ। कर रहे हो ना? शाजिया शफी। जी। जी मैडम। ओके। शाजिया शफी, सेशन तुम्हारे लिए अरेंज किया है। थैंक यू सो सॉरी मच मैंने मैडम, थोड़ा, थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया। डॉक्टर आमना, थैंक यू वेरी मच, आपने स्टार्ट कर दिया। और मैं सुन रही थी वक्त पे वक्त से। इट वाज वेरी गुड, अमेजिंग सेशन। स्पेसिफिकली आपने जो थिएटर पढ़ाया है, इट वाज जी आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, वाकई में लेप्रोस्कोपी के स्टेप्स भी बहुत अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट किए हैं। यूरिटेरिक और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाला स्टेशन भी बहुत अच्छा बताया है। सही। अच्छा डॉक्टर, अब ना ये खत्म कर लें, लास्ट स्टेशन है आपका, फिर बात करते हैं। मैडम बस ये लास्ट स्टेशन है, हाँ हाँ, कर लें इट्स आप नियर इसे टू end। एंड। ठीक। मैडम मैं कंटिन्यू करूं? हाँ बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ आप खत्म कर लें, फिर मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट स्टेशन था ना, वो ये एक पिक्चर दी हुई थी और उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि इसको आइडेंटिफाई करें, यूजेस इसकी और कंट्राइंडिकेशंस। तो बेसिकली डंपा जो इंजेक्शन है उसकी पिक्चर थी, ठीक है। जैसे ये दिखा हुआ, आपको नजर आ रहा है, डेपो प्रोवेरा है इंजेक्शन। और इसकी सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो है ना उसके क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई में वो ये पूछ सकते हैं कि इंजेक्शन जो है ये कौन सा है। डेपोड मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, ठीक है। कौन सा कंट्रासेप्टिव है वो ये भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल। और ज्यादातर जो कॉमनली आपके पास अवेलेबल है वो कौन सा होता है, तो वो डेपो प्रोवेरा है। डोज इसकी पूछ सकते हैं, डेट इज 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। और कितने अरसे के बाद लगाते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एवरी 3 मंथ की जो हम इसको लगाते हैं। और साइट इसकी डेल्टॉइड होती है या न्यूट्रल में होता है। यूजेस लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड है, सबको पता है कि 3 मंथ्स का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए सूटेबल है आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। और डिस्मेनोरिया की रिलीफ के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। मेनोरेजिया में ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि ये 3 महीने का एमेनोरिया क्रिएट कर देता है। एंडोमेट्रियोसिस की मैनेजमेंट में भी हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं एंड इवन इट इज यूज पेन क्राइसिस को रिड्यूस करता है। कंट्राइंडिकेशंस किसी भी चीज की हो तो उसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस होती है, जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी है तो उसमें हम नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी आ जाती है वो प्रेगनेंसी आ जाती है।
उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल ब्लीडिंग है, तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि विजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो तब तक हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। करंट ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें भी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, और लिवर डिजीज हो तो तब भी। रिलेटिव में आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, सिवियर हाइपरटेंशन, और ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क अगर हो तब भी, या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो तो। और जो लास्ट स्लाइड है उसमें ये कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो डंपा है ना, वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है एंड इट थिन्स द एंडोमेट्रियम। तो इसी वजह से जो है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है तो एक एमेनोरिया क्रिएट हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी किस्म का, कुछ भी आपकी क्वेरी रहती हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस मैडम वो रिसर्च में जो आपने मॉडिफिकेशंस बतानी है आर्टिकल के लिहाज से, आर्टिकल अप्रेजल, वो प्लीज वो तो अच्छे एक से वो डेडिकेटेड clear सेशन है हमारा ना, हाँ उस पे बस हम वो आपके एक एक इंस्टॉल। एक, एक से 2 घंटे ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैडम। अच्छा और जो ये नॉट्स मतलब वो एक दफा इंस्ट्रूमेंट के साथ रीफ, सर्जन सर्जन नॉट और हेबर्टन, क्योंकि ये मस्ट स्टेशन है, ये हर दफा आता है। हाँ बिल्कुल, ये नोट्स और ये जो आपका रिसर्च है ये तो मैंडेटरी है ना, रिसर्च जी आनी आना और नोट्स ने आना ही आना। जी ठीक कह मैडम। रही हैं आप। तो डॉक्टर हम ना मुझे थोड़ा होस्ट बना देती हैं, मैं थोड़ा सा इनको अबाउट द कोर्स ब्रीफ कर दूं। जी डॉक्टर आमना, कैन यू मेक मी होस्ट और को होस्ट? मैडम लिखा मैडम हुआ है आई ना जो। कांट। हाँ, नहीं नहीं आप होस्ट हैं, आप बना सकते हो। आप यूं करो, आप पार्टिसिपेंट्स में मुझे जाओ। बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, आप मैं मैं देखती बताती हूँ हूँ। मैडम। पार्टिसिपेंट्स में जाओ, मेरा जहाँ मेरा नाम, जहाँ मैडम लिखा हुआ है ना, उस पे 3 डॉट्स हैं राइट साइड पे, उस पे क्लिक करो। एक सेशन तो मैडम हमारा ये भी लें कि हमने किस तरह से जो है ना ऑनलाइन सेशन को वो करना है। ओके। ये सही कह रही है। हो गया, चलो देखो कितना इजी है हम ना। आई कांट। जी मैडम। ओके जी। चलें तो, हेलो एवरीवन वंस अगेन। डॉक्टर आमना को मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि छोटा सेशन रखें, वरना इन्होंने बहुत डिटेल में तैयार किए हुए थे सेशन, रिसर्च पे, इवन कॉन्ट्रासेप्शन पे भी, कि लाइक 3 मंथ्स की कॉन्ट्रासेप्शन होती है डंपा के साल्ट में, 2 मंथ्स की होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब देनी है, तो वो बहुत डिटेल हो गया था। तो जब हमने मॉड्यूल वाइज करने ही है डिटेल में, तो आई रिक्वेस्टेड हर के थोड़ा थोड़ा ब्रीफ रखिएगा। इस जो सेशन का मकसद था वो ओरिएंटेशन था कि एमएस के जो रिसेंट एग्जाम है उसके सेशंस कैसे थे, और उनके मेजर प्रिंसिपल या मेजर या प्राइमरी सपोर्ट कीज किए हैं, क्योंकि आपने स्किप कर ही नहीं सकते। और जितना डॉक्टर आमना ने कराया, अगर उतना भी कोई कर लेना तो आप फेल नहीं हो सकते। लेकिन नो वरीज, हमने इससे भी कहीं ज्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि IMM भी पास करना है और एज ए होल एक अच्छा डॉक्टर बनना है। सो कमिंग टूवर्ड्स योर सिलेबस, सिलेबस में अगर अच्छा वैसे आमना, सिलेबस इनका कुछ हो रहा है और पेपर कुछ हो रहा है। देखा है तुमने? जी मैडम। और जब लास्ट टाइम हम लोगों की मीटिंग हुई, हमने MS एब्रिज टॉक्स का स्टार्ट कराया, तो हम बड़े ही सिलेबस फोकस थे कि अपनी सिलेबस पे ही फॉलो करना है ना। सिलेबस ऐसे है कि ओब से 2 स्टेशन मैडम आपकी आने। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। शाजिया, जैनब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैडम हमें आ रही है, वो असल में अजान हो रही है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया खुद को। ओके ओके, हम ना मैं ट्राई करती हूँ कि ना डिस्टरबेंस हो। तो शाजिया एंड जैनब, टोटल 10 स्टेशन होते हैं जैसे डॉक्टर आमना ने बताया आप लोगों को। ओब से 2 आएंगे, गाइडी से 2 आएंगे, और देखिए सर्जरी से डबल आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और रिसर्च एंड अप्लाइड थिंग से 3 आ रहे हैं। एंड लेकिन अब अभी जब आपने देखा तो इसमें यू विल सी के गायनी से तो काफी नहीं आ गया, एक मोलर भी आया हुआ है, एक वो आया हुआ है। गायनी डॉक्टर आमना बोर्ड भी गायनी से है। कितने? जी जी, गायनी गायनी बोर्ड। से गायनी बोर्ड आया हुआ है।
ओप से भी दो तीन आए हुए हैं, सर्जरी से दो तीन आए हुए हैं, बायोस्टेट से थोड़ा सा कम हो गया। हम्म। तो ये इतना आप इसको दिल पे नहीं लेना, लेकिन फिर भी क्योंकि यूनिवर्सिटी की सिलेबस है तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। ओब्स में, अच्छा इसमें ओब्स में जो मैंडेटरी है ना, अभी जब हमने आप लोगों के सारे 5-6 ईयर्स के रिकॉल्स को देखा तो वी फाउंड समथिंग कंसिस्टेंट, कि ओब्स में से अगर आएगा तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज, एनीमिया, इसमें से आना आना, थायराइड, और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से आना ही आना। ठीक है। और अगर थर्ड आएगा तो बोनस में आएगा, और ये लेबर बोर्ड होता है। ओके। अच्छा, फिर अगर हम गायनी की बात करें तो गायनी से HMB दे लव इट, इनफर्टिलिटी दे लव इट, एमेनोरिया दे लव इट। अच्छा बेटा मैं आती हूँ। ठीक है, और या गायनी बोर्ड आ गया। ओके। सर्जरी से कॉमन सर्जिकल स्किल, जैसे आपने बोला कि नाट तो मस्ट है ना, टेक्निकल स्किल्स, सूचर्स। ठीक है। जी बिल्कुल। ये जो इन्होंने शॉक दिया हुआ था ना मैडम, ये सर्जरी का स्टेशन था बेसिकली, PPH लीडिंग टू अच्छा, शॉक एक्यूट भी, टिब्यूलर। बहुत दफा आया है, शॉक इंडक्स शॉक, दे लव इट। और ये तो डॉक्टर आमना का फेवरेट स्टेशन है, डॉक्टर आमना आप पढ़ाती है ना शॉक। हमेशा जी मैडम वो मैडम। PPH को हाँ टारगेट करके देते हैं शॉक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना बहुत ही प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पास पेपर्स भी कर लो जी ना, मैम। तो इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल एग्जाम, मुश्किल नहीं होगी आपको। मतलब हमें पता है बायोस्टेट में दे लव रिसर्च, रिसर्च की किसी ना किसी तरीके से दे विल आस्क यू। ओके। हमने फिर क्या किया, सिलेबस आपने देख लिया, रीसेंट एग्जाम के 10 स्टेशंस का एक्सपोजर आपको हो गया। तो वी कम टू नो, ये पूरा जो IMM ब्रिज का जो टॉक्स है वो कोई हवा नहीं है। अगर स्मार्टली आपके पास 4 से 6 हफ्ते हैं तो विद मॉड्यूलर अप्रोच आप ये सारे पेपर्स कर सकते हैं, और हमारे मेंटर्स ने भी यही किया। हमने सर्जिकल को डिवाइड किया। ठीक है। तो सर्जिकल स्टेशंस हो गए, मैटरनल मेडिसिन डॉक्टर अरूज लेंगी, थर्ड, अगर अगर हम वीक्स में डिवाइड कर ही रहे हैं तो एंटीनेटल और लेबर आ गया थर्ड वीक में, फिफ्थ में यूरोगाइनी आ गई, ठीक है, जनरल गाइनी आ गई, और इनफर्टिलिटी, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सर्जरी के वो डॉक्टर आमना कराएंगी। तो बेसिकली अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो कहीं भी नहीं गया। आपका सर्जरी कवर हो गया, 4 के 4 स्टेशंस, आपका मैटरनल मेडिसिन कवर हो गया, ठीक है, आपका ये गायनी कवर हो गया। ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोगों के जो एग्जाम्स है ना उनकी डेट भी आपको टाइम से पता नहीं चलती है ना शाजी, ऐसे ही है ना, एकदम से बिल्कुल तीन मैडम या चार बिल्कुल। महीने के नोटिस पे आप कहते हैं आपका टॉक्स हो रहा है, ये भी एक इशू है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने ये पूरा सिलेबस 6 हफ्ते में तैयार कर लिया है। वी हैव कंपाइल्ड एवरी मॉड्यूल, और उसमें सारे पेपर्स भी ऐड कर दिए हैं। आपको ये नहीं होगा कि भाई हमने लाइक हम सर्जिकल मॉड्यूल हमने किया है तो हमारे पेपर्स कब होंगे, बिकॉज जो हमने सर्जिकल मॉड्यूल किया है उसमें नाट्स, बेसिक सूचर्स, टेक्निक्स, ड्रेन्स, शॉक, एवरीथिंग वी हैव एडेड। तो आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू आर डूइंग द पेपर्स एज वेल, बट हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करके करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द 6th वीक तो डन, सिलेबस कंप्लीट तो सारे पेपर्स कंप्लीट। ठीक है। जब भी आपको हो कि आपके पास आपके एग्जाम की डेट आ जाए, और अगर आप हमें बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 वीक्स हैं और मेरा एग्जाम है MS एब्रिज का, तो व्हाट आई विल डू, हाउ आई विल पास, तो वी विल से इट्स हाईली डूएबल। आप एक कोर्स ज्वाइन करें, मॉड्यूल वाइज हमारे सेशंस आपको, ये आपकी लक है क्योंकि ये सारे के सारे सेशन जो हैं वो हम लाइव भी कराते हैं FCPS IMM में। अगर आपका बैच उनके साथ लाइक उनको उनको फॉलो कर रहा है, जैसे अब आजकल कर रहा है, मार्च में उनका भी पेपर आपका भी पेपर है, तो आप लाइव सेशंस लेके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं फॉलो कर रहा तो ये आप इसकी लाइब्रेरी अवेल कर सकते हैं, और आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेपरेशन, क्योंकि आपको पता नहीं है ना डेट कब आएगी, तो 3 या 6 मंथ की एक्सेस भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा तो दिल होता है कि इंटरेक्टिव हो। अब चूंकि आपको खुद नहीं पता कि पेपर कब आएगा, डेट कब आएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि हम मैडम तैयारी ना करें। तो आप जो उन्होंने टेंटेटिव दी दी हुई है ना डॉक्टर हीरा, क्या, जी उन्होंने जी। जो टेंटेटिव, मैडम जो उन्होंने टेंटेटिव डेट दी हुई है ना, वो लास्ट वीक ऑफ मार्च दिया हुआ है MS वालों का। हाँ, और पता है FCPS वालों को भी लास्ट वीक का मार्च है, 30th मार्च है।
तो इस दफा तो मैंने हम्म। उनका बैच कंबाइन कर दिया है। सारे स्टेशन ठीक उनके भी वही हैं और आपके भी वही हैं, लेकिन आपके थोड़े से एडिशनल हैं। बिकॉज ठीक है। जर्नल सर्जरी और बायोस्टैट आपकी थोड़ी सी ज्यादा है उनसे, तो उनके एडिशनल सेशन डॉक्टर आमना लेती हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर आमना ठीक से है। रिक्वेस्ट ये भी की है कि अगर अगर कोई एमएस कैंडिडेट हमारा कोर्स ले लेता है 4 हफ्ते के लिए, या सॉरी 3 मंथ्स के लिए, या 6 मंथ्स के लिए, तो क्या तो सारा रिकॉर्डेड है उसमें, उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे असेस करेंगे? तो आप ये कोर्स जब बुक करेंगे एज पर योर ओन कन्वीनियंस, कि आपने कितनी कितने महीने की एक्सेस लेनी है, हम आपको एक कम्प्लीमेंट्री मॉक देंगे जिसमें आप डॉक्टर आमना को 1 to 1 अपने सारे 10 के 10 स्टेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तरीका क्या होगा? आप पहले एक दफा सारा सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे, मतलब ये सारे सेशन सुन लेंगे। सुनने के बाद फिर आपका एक 1 to 1 जूम सेशन होगा विद डॉक्टर आमना, और वो आपसे कोई भी सरप्राइज मॉक ले लेंगे। ठीक है? सही। तो इस हम्म। तरह आप आपको ये नहीं लगेगा कि भाई हमने तो रिकॉर्डेड सुना है, हमारी तो इंटरेक्शन हुआ नहीं, हमारी तो परफॉर्मेंस पे कोई कमेंट आया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई थ्योरी का पेपर थोड़ी है। इसमें जब तक तुम बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा क्या इंप्रूव करना है? और सारा मसला बोलने का होता है। तो वी हैव एडेड अ कम्प्लीमेंट्री मॉक एज वेल। ठीक है? तो ये मैडम के कोर्स की खासियत, और आपको भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं मेरी डेट जो है अप्रैल में आई है, देखो सारा कोर्स तो रेडी है। ठीक है? आप कहें कि मेरी सितंबर में आई है, या आपको पता है कि नहीं मेरी दिसंबर में लाइकली डेट आएगी, तो मुझे सितंबर दिसंबर में आएगी, तो मैं सितंबर से ज्वाइन कर लूँ, 3 मंथ्स की मेरे पास एक्सेस है, मैं आराम आराम से तैयारी करता रहूंगा या करती रहूंगी। खुदा ना खास्ता एग्जाम रह भी गया है तो आपने दोबारा देना है, तो आप अपनी लाइब्रेरी की फुल एक्सेस 3 या 6 मंथ के लिए रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है? एनी क्वायरी नाउ? अब इजी हो गया ना? हम्म। जी जी मैडम, इंशाल्लाह। चले, और कुछ और किसी की क्वायरी हो रेलेवेंट टू द कोर्स? ओके डॉक्टर आमना, ने मैसेज किया, उनको जाना पड़ गया है, तो इसलिए अल्लाह हाफिज मैं ही करूंगी। ठीक है? ओके मैडम। थैंक यू। ओके। थैंक यू, शायद फीडबैक जरूर देना है आपने। जी मैडम, ओके। इंशाल्लाह ओके, जरूर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।